हाय एवरीवन। तो आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं। जैसे कि सीएपीएफ एसी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एफकेट एयरफोर्स, जितना भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम है उस हर एक एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करते हुए डेली का जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है उसे हम लोग चला रहे हैं। बाकी जो है एग्ज़ाम रिलेटेड हम लोग जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो ये तो रहने वाला है पूरा हॉलिस्टिकली डेली करंट अफेयर्स का न्यूज़, जिसमें से हर एक डायमेंशंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि देखो अपने को स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है ना? करंट अफेयर्स तो कवर करना है, लेकिन जितना डिमांड है और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स बेस में, वैसे ही और उतना ही डेप्थ के साथ हमें जो है करंट अफेयर्स को कवर करना है। अननेसेसरी इधर-उधर का चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम में बैठोगे, तो जो रिवाइज़ किए रहोगे करंट अफेयर्स को वही यहाँ पे पूछने वाले हैं, वही वहाँ पे आने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है? पूछेंगे तो ऐसा नहीं, लेकिन जो माइंड में आएगा, उसी को तो लिख पाओगे एग्ज़ाम में, है ना? इसलिए मिनिमम रिसोर्सेज़ रखना और उसको मैक्सिमम यहाँ पे रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ना। तो स्टैटिक पोर्शन भी है, उसको भी कवर करोगे, है ना? तो जो करंट अफ़ेयर्स का क्लास चलता है जैसे कि 1.5 घंटा का हो गया, तो इस तरीके से क्लास को वो करंट अफ़ेयर्स यहाँ पे कवर करना है, लेकिन उसका आउटपुट कितना है? इसको यहाँ पे ध्यान में रख के कवर करना है ना? आउटपुट बेस्ड यहाँ पे पढ़ाई करना है, जस्ट करंट अफेयर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका आउटपुट कितना है और किस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा अननेसेसरी का बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो बातें हैं, है ना? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 5 नवंबर के न्यूज़ को, जिसमें से फर्स्ट न्यूज़ रहा है कि इंडिया को जो है 86 रैंक यहाँ पे हासिल हुए हैं इंडेक्स के हिसाब से। कौन-सा जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसे रिलीज़ किए जाते हैं वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया को जो है 86 रैंक यहाँ पे मिला है। ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ना? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये है क्या? बेसिकली इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रीवियस क्लास में अगर हाँ, है ना, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होगे, तो कैसे हम लोग का जो टीचिंग मेथड है वो ऑलरेडी समझ आ गया होगा। तो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसे पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ये जो है ग्लोबल कंपैरेटिव स्टडी है, जिसके हिसाब से ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में लॉ से रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसका परफॉर्मिंग कैसे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे बात ये है कि रूल्स बनाना कोई महान काम यहाँ पे नहीं होता है ना? अगर बेसिकली सीधे बोलोगे, तो रूल्स तो कोई भी बना रहा है, हर कंट्री में हमें रूल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उस जो रूल्स हैं उसको किस तरीके से परफॉर्मेंस में ला रहे हो, किस तरीके से उसका एक बेस्ट टू बेस्ट उसका आउटपुट निकल रहा है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है? तो वही रूल्स को कैसे परफॉर्मेंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो परफॉर्मेंस रहता है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, और इसी के प्रोजेक्शन में जो है इंडिया को 86 रैंक यहाँ पे हासिल हुए हैं। इसका जो पर्पस है कि मेज़र करना हाउ द रोल ऑफ द लॉ इज़ एक्सपीरियंस एंड परसीव वर्ल्ड वाइड। इस तरीके से जो है इसका कुछ पर्पस है। पर्पस जो है मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसे जो है पहली बार पब्लिश किए गए थे 2008 में। समझ आ गया क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब इस जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसे मेज़र किए जाते हैं इसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डिटेल में कवर करना है। जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वैसे ही हमें यहाँ पे अप्रोच करते हुए चलना है। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसका कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में अगर डिस्कस किए, तो प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी अंडर लॉ, कि जो लॉ बना हुआ है इसमें गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी कितना शो हो रहा है, इसको जो है कुछ प्रिंसिपल हैं। फिर क्लियर, फेयर एंड द पब्लिसाइज्ड लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नेता लोग हैं या फिर जो इलाइट पीपल है उसी के लिए रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो। कॉमन पीपल के लिए जो गुड रूल्स हैं उसको यहाँ पे नहीं बना रहे हो। फिर एक्सेसिबल, फेयर लीगल प्रोसेसेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस एंड इथिकल जस्टिस डिलीवरी होना चाहिए। ये कुछ इसका कोर प्रिंसिपल है जिसके थ्रू ये जो है अपना एम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो है कैसे मेज़र करते हैं, क्योंकि रैंक तो दे दिए हो 86 रैंक इंडिया को, लेकिन मेज़र किसके थ्रू किए हो? इसका जो है कुछ 8 कोर यहाँ पे फैक्टर हैं, जिसके थ्रू जो है पूरे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का
कौन सा कंट्री यहाँ पे फर्स्ट नंबर में उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में जो है पहला जो फैक्टर है वो है कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर। सेकेंड फैक्टर है कि एब्सेंस ऑफ करप्शन होना चाहिए, है ना? इंडिया का रिस्पेक्ट देख लो फिर कैसा है। फिर थर्ड में ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना? फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है, सिविल जस्टिस होना चाहिए और क्रिमिनल जस्टिस होना चाहिए। इस तरीके से कुछ 8 यहाँ पे फैक्टर हैं जिसको मेज़र करके पूरे जो है वर्ल्ड वाइड जितना भी कंट्री है उसको यहाँ पे रैंक दिए जाते हैं। देखो इंडिया को तो 86 रैंक मिला है, तो फर्स्ट रैंक किसको मिला है? याद रखना जो फर्स्ट रैंक है उसको डेनमार्क को मिला है, ठीक है? डेनमार्क कंट्री है उसको यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिए गए हैं। इस जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं या फिर इसे पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के थ्रू पूरा जो 8 कोर फैक्टर है ना यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसको डिस्कवर करके, है ना, उसके रिस्पेक्ट में हर एक जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करके ये जो रैंक को यहाँ पे निकाले जाते हैं। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है इसे फाउंड किए गए थे 2006 में, किसके द्वारा? अमेरिकन बार एसोसिएशन इनिशिएटिव है, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे फाउंड किए गए थे। बाकी इसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो वाशिंगटन डीसी जो है यूएस का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एडवांस द रूल ऑफ लॉ वर्ल्ड वाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी। इस तरीके से इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। कुछ मेजर इसका एक्टिविटीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हर साल इससे पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है? एनुअली इसे पब्लिश किए जाते हैं, किसके द्वारा? इसी के द्वारा, जो वर्ल्ड रिपोर्ट है ना ये वाला, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसी के द्वारा हर साल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एनुअली यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं। फिर कंडक्ट करना रिसर्च ऑन जस्टिस में, कंडक्ट करना यहाँ पे रिसर्च ऑन गवर्नेंस में। इस तरीके से कुछ इसका मेन एक्टिविटी है। फिर सपोर्ट इनिशिएटिव दैट स्ट्रेंथन कर सकते हो रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस ग्लोबली। इस तरीके से कुछ एक्टिविटी हैं जिसमें इंगेज होते हैं, है ना? समझ आ गई ये चीज़? फिर कुछ जो है फ्लेक्सिक रिपोर्ट में तो यही है रूल ऑफ लॉ, जो कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे हैं, जिसे हर साल इशू किए जाते हैं। फिर कुछ फोकस एरिया में रूल ऑफ लॉ मेजरमेंट, डाटा एंड रिसर्च हो गया, इंगेजमेंट एंड एडवोकेसी हो गया, ग्लोबल पार्टनरशिप हो गया। इस तरीके से कुछ इसका एरिया है जिसके थ्रू ये पूरा अपना काम यहाँ पे हैंडल करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट न्यूज़ रहा है, फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राम दराम मिश्रा, जो कि इससे रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड हैं। रिसेंटली इसका डेथ हुआ है, ठीक है? किसका डेथ हुआ है? याद रखना, नाम को यहाँ पे याद रखना और किससे रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रामदास मिश्रा, इसका कुछ मेजर वर्क के बारे में अगर डिस्कस किए तो आम के पत्ते हो गया है ना? क्योंकि ये बिलॉन्ग कर रहे हैं किससे? लिटरेचर से। क्या लिटरेचर से बिलॉन्ग कर रहे हैं, प्लस इसमें जो है ना इसका लिटरेचर हो गया, पोएट्री हो गया, इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं। यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि पोएट्री हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ऐसे हैं, क्रिटिसिज्म है। इन सब चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए हैं, मेजर या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं, जिसके थ्रू ये लिटरेचर से तो एसोसिएटेड है। इसी के थ्रू इसको कुछ मेजर यहाँ पे अवार्ड भी दिए हैं। तो अवार्ड को जानने से पहले इसका कुछ मेजर वर्क समझ लेते हैं। जैसे कि आम के पत्ते डिस्कस किए हैं, फिर बहता पानी हो गया, बहता पानी जो है, आग गई है फसल, है ना? या फिर पक गई है फसल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर आदमी के रूप में, तो इस तरीके से कुछ इसका नोटेबल वर्क रहा है और इसी के थ्रू क्या है, इससे मेजर मेजर जो अवार्ड हैं, से इसको अवार्डेड हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया 2015 का, जो कि पोएट्री कलेक्शन जो आम के पत्ते हैं ना, ये जो रहा, तो आम के पत्ते के रिस्पेक्ट में इसे जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 में इसे अवार्डेड थे। फिर व्यास सम्मान हो गया, है ना? फिर साहित्य रत्न अवार्ड हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड हैं, जो कि मेजर अवार्ड के रिस्पेक्ट में जाने जाते हैं इसको, इसे अवार्डेड गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि लिटरेचर से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, समझ आई ये न्यूज़? नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि 17 गृह समिट, इसे ऑर्गेनाइज़ किए गए थे न्यू दिल्ली में, ठीक है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 17 गृह समिट है, तो कुछ इसके बारे में अगर डिस्कस करें, 17 गृह समिट के बारे में, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, 3 से 4 नवंबर के बीच ऑर्गेनाइज़ किए गए थे,
जो 2025 है, इसका थीम रहा है इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रिजिलिएंट वर्ल्ड। ये जो 2025 का थीम रहा है, जब 17 गृह समिट हुआ है न्यू दिल्ली में, तो उसका 2025 का थीम रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे गृह काउंसिल के द्वारा। ठीक है, गृह काउंसिल के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि जितना भी सस्टेनेबल से सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज़ करना या फिर क्लाइमेट रिजिलेंस प्रैक्टिस करना इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये जो है मेन इसका एम रहा है। कैसे याद रख सकते हो? गृह लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गृह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जितना भी होम से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितने भी एक्टिविटी हो रहा है, उन सब चीज़ को यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलेंस होना चाहिए। उसी के साथ-साथ जो है सस्टेनेबल वे में कंस्ट्रक्शंस करना है। ये जो है इसका कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, इसी के थ्रू ये काम कर रहे हैं। बाकी कुछ फोकस एरिया के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्लाइमेट रेजिलेंट डिज़ाइन हो गया, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी, नेट ज़ीरो बिल्डिंग, इस तरीके से इसका कुछ जो है फ़ोकस एरिया रहे हैं। बाकी पार्टिसिपेंट कौन-कौन होते हैं? पॉलिसी मेकर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर, रिसर्च हो गया, डेवलपर, स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। ये कुछ पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट थोड़ा जस्ट ब्रीफली इसको यहाँ पे कवर करना है। बाकी जो 17 गृह समिट बोलो या फिर गृह समिट बोलो, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किए गए थे, इसे किसके द्वारा कंडक्ट किए गए थे? गृह काउंसिल के द्वारा। तो गृह काउंसिल इसे 2007 में फाउंड किए गए थे, एस्टैब्लिश किए गए थे, किसके द्वारा? एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, जो कि सपोर्ट में लिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है? तो फाउंड एक्चुअली किए गए थे एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा। बाकी अफ़िलिएटेड हैं या फिर सपोर्ट लिए गए थे, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन इसी के द्वारा जो है फाउंड किए गए थे, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, और ये जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी के रूप में ये काम करते हैं। ये जो जितना भी अपना इनिशिएटिव रनिंग कर रहे हैं या फिर काम करते हैं, उसमें ये प्रॉफिट यहाँ पे नहीं देखते हैं, है ना? नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है ये गृह काउंसिल, जिसके द्वारा अभी इनिशिएटिव हुआ है या फिर समिट हुआ है। कुछ इसका पर्पस के बारे में अभी ही डिस्कस किए कि जितना भी अर्बनाइजेशन हो रहा है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एक सस्टेनेबल वे में यहाँ पे होना चाहिए। यही जो है इसका मेन एम है। कुछ की फंक्शन जैसे कि डेवलप कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, फिर गृह रेटिंग सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट करना है, इस तरीके से कुछ है जो कि इसका की फंक्शन रहा है। बाकी गृह का मतलब वही होता है जहाँ पे हम लोग हैबिटेट करते हैं। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है ना। ग्रीन रेटिंग और इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म है, जिसे अप्रूव किए गए थे या फिर सपोर्ट लिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इसका कुछ मेन एक्टिविटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो फॉर्मुलेट करना है, अपडेटिंग करना है गृह रेटिंग करिकुला या फिर क्राइटेरिया को। अर्बनाइजेशंस करोगे तो किस तरीके से क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके थ्रू एज अ सस्टेनेबल वे में और क्लाइमेट रिजिलेंट के थ्रू यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सको या फिर अर्बनाइजेशंस कर सको। फिर कंडक्टिंग ट्रेनिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो गया, फिर एनुअल गृह समिट ऑर्गेनाइज करना, जो कि एट प्रेजेंट 2025 में देखने को मिला है। फिर प्रमोट करना है एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्डिंग को। ये हैं जो कुछ इसका मेन एक्टिविटी जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। क्लियर है? इतना न्यूज़ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं 3 नवंबर को। ठीक है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि हर साल 3 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके द्वारा प्रोक्लेम किए गए थे या फिर फाउंड किए गए थे इसे यूनेस्को के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के द्वारा जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग हर साल 3 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे 2022 में, और इसे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। ठीक है? यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम रन होता है, मैन इन द बायोस्फीयर रिसर्च बोलो या फिर मैन इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलो। इसी के थ्रू जो है इस डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसका पर्पस सिंपल सा है कि सेलिब्रेट करना, प्रमोट करना और अवेयरनेस जगाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर जितना भी नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, तो उसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर कैसे उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं।
प्रमोट करने के साथ-साथ कैसे उसको जो है हम लोग प्रिज़र्व कर सकते हैं। एक हर एक डायमेंशन्स को यहाँ पे जो है अवेयरनेस जगाने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं या फिर इंटरनेशनल डे बायोस्फीयर रिज़र्व के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड नेचर, इस तरीके से जो है कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है। बाकी 2025 अभी रिसेंटली का अगर थीम डिस्कस करोगे तो बायोस्फीयर रिजर्व अ लिविंग लेबोरेटरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है इसका इम्पोर्टेंट थीम रहा है इस साल का। कुछ फोकस एरिया जिसके थ्रू ये काम करते हैं, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट करना है, कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे लाना है जिसके थ्रू जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम किया जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कुछ इसका जो है फोकस एरिया रहा है। क्लियर है, इतना समझ आ गया? इसे जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं मेन इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि एक यूनेस्को का एक जो है प्रोग्राम है, मेन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसे 1971 में लॉन्च किए गए थे, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलता है। कि इसका ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगा कि टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करने वाले हैं? पीपल करेंगे। अगर पीपल अवेयरनेस होगा तो प्रोग्राम जो चल रहे हैं या फिर जो कम्युनिटी लेड एम्पावरमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त वही है कि यहाँ पे पीपल का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो ठीक तरीके से जो है रिज़र्व का या फिर बायोस्फीयर रिज़र्व जो है उसका प्रमोट कर सकेंगे, उसी के साथ उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँगे। अवेयरनेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ की कंपोनेंट में जैसे कि कन्वर्सेशन ऑफ हो गया, बायोडायवर्सिटी का कंज़र्वेशन करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट करना है, जिससे बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पर रिसर्च हो सके, रिसर्च के साथ-साथ यहाँ पे एजुकेशन हो सके। क्लियर है? तो देखो, जब हम लोग बायोस्फीयर रिज़र्व डिस्कस कर रहे हैं अभी, न्यूज़ में है तो इसी के साथ थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन को। तो जो बायोस्फीयर रिज़र्व है उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हो गया वो है कोर ज़ोन, है ना? ये हो गया कोर ज़ोन। ये ऐसा ज़ोन है जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, रिसर्च यहाँ पे नहीं होने वाले हैं या फिर कुछ भी इनोवेशन होगा तो यहाँ पे भी नहीं इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो प्रॉपर सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पे जितना भी हैबिटेट रह रहे हैं वही यहाँ पे रहने वाले हैं। कोई अदर एरिया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं कोर ज़ोन। अब कोर ज़ोन के बाद जस्ट सेकंड ज़ोन इसके बाहर आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बफर ज़ोन। बफर ज़ोन एक्चुअली यहाँ पे ट्रांज़िशंस का काम करते हैं। ना जो कोर ज़ोन हो गया और ट्रांज़िशन ज़ोन हो गया उसमें जो है एक ट्रांज़िशंस का काम करते हैं। बाकी ये नहीं समझ रहा कि ट्रांज़िशन ज़ोन तो थर्ड में है। नहीं, वो ट्रांज़िशन ज़ोन है वो तो प्रॉपर है, ऑफ़िशियली है। लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो बफर ज़ोन है थोड़ा ट्रांज़िशन के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि जितना भी थोड़ा-सा जैसे कि वुड कटिंग हो गया, है ना? लकड़ी कट कर रहे हो या फिर कुछ रिसोर्स को गैदर कर रहे हो, तो थोड़ा-सा यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे भी अलाउ नहीं किए जाते। ठीक है? फिर लास्ट आता है जिसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांज़िशन ज़ोन। ये ट्रांज़िशन ज़ोन ऐसा है जहाँ पे जितना भी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलता है। जो बायोस्फीयर रिज़र्व है इसे जो है 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, जो कि कोर ज़ोन हो गया, बफर ज़ोन हो गया और ट्रांज़िशन ज़ोन हो गया। ठीक है? इसको थोड़ा यहाँ पे कवर करोगे। उसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ है मिलन एक्सरसाइज़, जिसे होस्ट किए गए थे इंडिया के द्वारा। कहाँ ऑर्गेनाइज़ किए गए थे? विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। तो टाइप के अगर बारे में डिस्कस करोगे तो ये मल्टी लेवल नवल एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ मिलन। इसे फर्स्ट टाइम हेल्ड किए गए थे, कंडक्ट किए गए थे 1995 में और इसे इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं हर 2 साल में। ठीक है? इसका जो फ्रीक्वेंसी है बाईएनुअल है, क्योंकि प्रेज़ेंट जो हुआ है 2025 का, वो विशाखापट्टनम में कंडक्ट किए गए थे। इसे जो है ऑर्गेनाइज़ किए गए थे ईस्टर्न नवल कमांड जो इंडियन नेवी है, बाकी जो कंडक्टिंग बॉडी है एक्सरसाइज़ मिलन का, ये इंडियन नेवी है जिसके थ्रू इसको कंडक्ट किए जाते हैं। इसका मेन वही है कि रीजनल मैरीटाइम में कोऑपरेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड ट्रस्ट होना चाहिए अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट नेवीज़ में। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। 2 फेज़ में इसे कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है हार्बर फेज़, जैसे कि प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो गया, सेमिनार्स हो गया,
कल्चरल एक्सचेंज हो गया, फिर सी फेस हो गया जहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फिजिकल वर्कआउट हमें देखने को मिलता है। फिजिकल वर्कआउट मतलब एयर डिफेंस कैसे यूज़ करना है, मॉक ड्रिल हो गया, इस तरीके से फिर रिसर्च कैसे करोगे, रेस्क्यू कैसे करना है, क्योंकि हमें सी फेस में देखने को मिलता है। ये क्लियर, बाकी थीम फोकस एरिया में हो गया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जता पाओगे, जगा पाओगे, जॉइंट ऑपरेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ये कुछ का इसका जो है फोकस एरिया रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया को यहाँ पे 6th रैंक यहाँ पे मिला है। 6th रैंक नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे 6 मेडल टैली जो है, इंडिया अपने हाथ या फिर नाम किए हैं वो है। इसमें 2025 जो एशियन यूथ गेम है, उसमें जो है 6 मेडल यहाँ पे जीते हैं इंडिया ने। इसको यहाँ पे याद रखना है। जो 2025 एशियन यूथ गेम है, जो 3rd एडिशन रहा है अभी 2025 का, उसे जो है बहरीन कंट्री में होस्ट किए गए थे। 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जो है इसका जो है टाइम पीरियड रहा है। फिर नंबर ऑफ स्पोर्ट जो है 26 जो है यहाँ पे स्पोर्ट रहा है इन 29, जो कि 32 यहाँ पे डिसिप्लिन में यहाँ पे खेले गए हैं। जो एशियन साउथ गेम है 2025 जिसे बहरीन में अभी कंडक्ट किए गए हैं, इसे कंडक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके द्वारा जो है एशियन यूथ गेम्स इसे कंडक्ट किए जाते हैं। ये जो है एक यूथ एथलीट का एक जो है मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसके थ्रू जो यूथ है उसको एक प्लेटफॉर्म पहुंचाना है, एक प्लेटफॉर्म देना है जिसके थ्रू जो अपना जितना भी कैपेसिटी है उसको वहाँ पे रेस कर सके। जो कि यूथ गेम्स हैं मतलब 18 से या फिर 14 से 18 इयर्स के जो एज हैं, और 14 से 18 इयर्स के जो यूथ हैं उसको यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिए जाते हैं। इसे जो है फर्स्ट टाइम 2009 में इंसेप्शन किए गए थे, फर्स्ट एडिशन जो 2009 रहा है, क्योंकि सिंगापुर में इसे कंडक्ट किए गए थे। और कौन इसे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। इसका जो आसियान यूथ गेम है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट है, उसको यहाँ पे डेवलपमेंट ले जाना, यूथ को या फिर यूथ को यहाँ पे एम्पावरमेंट करना अमॉन्ग एशियन कंट्री। फिर फ्यूचर ओलंपिक या जो फ्यूचर ओलंपिक्स है, उसको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। फिर फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज होना है, फ्रेंडशिप कराना है। ये सब चीज़ जो है कुछ इसका मेजर पर्पस रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। फिर कुछ इसका इवेंट के बारे में ओपनिंग सेरेमनी हो गया, कंपटीशन इन दी मल्टीपल स्पोर्ट हैं, क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसके थ्रू ये काम करते हैं। कुछ नोटेबल एडिशंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट टाइम 2009 में ऑर्गेनाइज किए गए थे सिंगापुर में, ठीक है। फिर 2013 जो कि नाजियांग में किए गए थे, फिर एट प्रेजेंट जो है 2025 बहरीन में इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसके द्वारा किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, है ना, जिसे 1982 में बैंकॉक थाईलैंड में इसे फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में पड़ता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस करना है। बाकी जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसके द्वारा और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो है इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि एशियन गेम्स हो गया, इसे भी जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिर एशियन विंटर गेम्स हो गया, एशियन यूथ गेम्स हो गया, फिर एशियन बीच गेम्स है ना, फिर एशियन इंडोर एंड मार्शियल आर्ट गेम्स हो गया, है ना, फिर एशियन पैरा गेम्स हो गए। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जिसका पर्पस है कि जितना भी ओलंपिक से रिलेटेड मूवमेंट हो रहे हैं एशिया में, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इनकरेज करना, फिर ऑर्गेनाइज करना मल्टी लेवल या फिर मल्टी इवेंट एथलीट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, उसको एक प्लेटफॉर्म पहुँचाना, फोस्टर करना फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी एंड फेयर प्ले अमॉन्ग द एशियन कंट्री। इस तरीके से इसका कुछ जो है मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू ये अपना काम कर रहे हैं। क्लियर? फिर जो है दीप्ति शर्मा वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो कि रिसेंटली अभी हुआ है 2025 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया यहाँ पे विनिंग रहा है। जिसमें से प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसको दिए गए हैं? दीप्ति शर्मा को दिए गए हैं। इसको यहाँ पे कंसिडर करना। तो जो वुमेन क्रिकेट काउंसिल है, जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसे होस्ट किए गए थे इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। ये जो एडिशन रहा है 30 एडिशन रहा है, और फर्स्ट टाइम जो है 1973 में ऑर्गेनाइज किए गए थे इंग्लैंड में। क्लियर है? फिर मोस्ट सक्सेसफुल टीम के बारे में अगर डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 7 टाइटल यहाँ पे अपने नाम हासिल किए हैं। क्लियर है? तो ये तो रहा इस न्यूज़ के बारे में।
अब डिस्कस करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ को। तो अभी जो है न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं तंजानिया का। कौन है? जो प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे है सामिया सुलुहु हसन, जो कि यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं तंजानिया का। प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना। लोकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें, तो देखो, ये रहा अफ्रीका कंटिनेंट, है ना? अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है तंजानिया, तो इसका लोकेशन यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि जो ओशन सी है वो पूरे यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तंजानिया के साथ। तो तंजानिया, इसका जो कैपिटल है डोडोमा है, जो इसका लार्जेस्ट सिटी जो है दार एस सलाम है। ठीक है? तो तंजानिया का लोकेशन यहाँ पे कवर करना। ये कौन-कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं तंजानिया? तो केन्या हो गया, युगांडा है, रवांडा, बुरुंडी हो गया, फिर कांगो है ना? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया है, फिर मलावी है, फिर ज़िम्बाब्वे है। ये कुछ इसका नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ ये जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं तंजानिया। कुछ इसका मेजर जो है नेचुरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माउंट किलिमंजारो, जो कि जो अफ्रीका का लार्जेस्ट यहाँ पे हाईएस्ट पीक हम लोग डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, जो कि है माउंट किलिमंजारो, फिर सेरेंगेती हो गया, फिर लेक विक्टोरिया हो गए। तो यहाँ का कुछ जो है ये रहा कुछ मेजर नेचुरल फीचर्स जिसके लिए जो है तंजानिया जाने जाते हैं। क्लियर? ऐसे से न्यूज़ भी समझ आ गया, जो कि न्यूज़ यहाँ पे यही रहा है कि तंजानिया के न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं जिसका नाम है हसन। ये तो रहा कि जितना भी न्यूज़ रहा है 5 नवंबर में, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना? जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कवर किए हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ हम लोगों ने कवर किए हैं जितना भी 5 नवंबर में न्यूज़ रहे, उस हर एक न्यूज़ को। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।